हेलो एवरीवन। क्लास 12th RBSC विषय हिंदी, चैप्टर संख्या 13 सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आपको इसमें लेखक परिचय बता देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1891 में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सतपाल, माता का नाम भीमाबाई था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए, फिर लंदन। उन्होंने अनुवाद के जरिए पूरा वैदिक वाङ्मय पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय तक वकालत की। समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों का उद्धार, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अत्यधिक संघर्ष किया। ये जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से लगाव त्याग कर बुद्ध के समतावादी दर्शन की ओर उन्मुख हुए तथा बौद्ध मतानुयायी बन गए। सन 1956 में इनका निधन हो गया था। ठीक है बेटा, अब देखिए, जब ये भीमराव अंबेडकर जब छोटे थे, जब इन्होंने जातिगत परेशानियों को बहुत ज़्यादा सहा था। जब ये बेटा छोटे थे तो क्लास में पढ़ रहे थे, एक बार एक टीचर ने इनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं बड़े होकर वकील बनना चाहता हूँ और दलितों के लिए कानून बनाऊँगा। ठीक है, कानून बनाना चाहता हूँ, और अपने उसी संकल्प को वो हमेशा निभाते रहे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये पाठ है, पाठ परिचय, सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। प्रजातंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, और प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से भी प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। इन्होंने प्रजातंत्र के लिए जो भी सुझाव दिए थे, आज भी वो सुझाव प्रासंगिक है। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए। ठीक है, सत्तारूढ़ क्या है बेटा? सत्तारूढ़ जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है और चुनाव में शासन चलाने का अधिकार मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? सत्तारूढ़। ठीक है, क्या उसकी सम्मति में वह इस योग्य है? जनता से ये पूछना चाहिए। उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके और उनकी आरक्षा कर सके। प्रजातंत्र का केवल इतने में ही संतोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ, बल्कि अगर प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर, कि सिर्फ 5 वर्ष तक ही इंतजार नहीं करना, 5 वर्ष की समाप्ति का ही इंतजार नहीं करना, बल्कि बीच में भी सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि
ऐसी व्यवस्था की जा सके। यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि सिर्फ जनता को यही अधिकार नहीं कि प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। अगर जो अब सत्तारूढ़ है वो सही से कार्य नहीं कर रहा तो जनता को कभी भी उसके लिए निषेधात्मक कार्रवाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसने कहा ये? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। और उन्होंने क्या कहा कि अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। देखिए, विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। बाबा साहब ने कहा कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए दूसरी शर्त उन्होंने कही कि विरोधी पक्ष का कोई नेता हो तथा उसे सरकारी मंत्री की तरह सारी सुविधाएं एवं वेतन आदि मिले। इंग्लैंड की तरह विरोधी पक्ष को भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, स्वेच्छा पर निर्भर करता है उस अधिकार को। विरोधी पक्ष के होने का मतलब सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं, जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं, उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कई कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अम्बेडकर जी कह रहे हैं। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना अनिवार्य है। उन्होंने क्या कहा कि विरोधी पक्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उन्होंने दूसरी शर्त ये बताई कि विरोधी पक्ष का कोई नेता हो तो उसे सरकारी मंत्री की तरह सारी सुविधाएं और वेतन दिया जाना चाहिए। इंग्लैंड की तरह विरोधी पक्ष का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन भी इंग्लैंड में दिया जाता है। उसे एक सेक्रेटरी भी दिया जाता है। उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी भी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उनके लिए पृथक से एक कमरा रहता है जिसमें वे अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं, कनाडा और इंग्लैंड, कि कोई ना कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी उंगली निर्देश कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होना चाहिए। इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते, इंग्लैंड और कनाडा वाले। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि विरोधी पक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सरकार के सारे क्रियाकलापों पर ध्यान रखे, उनकी कमियों पर उंगली उठाए, उन्हें भी बराबर वेतन देना चाहिए, उनका भी इंग्लैंड और कनाडा की तरह सम्मान होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त है प्रजातंत्र की सफलता की,
पूर्व आवश्यकता है। देखिए, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता। तीसरी शर्त क्या बताई? पहली शर्त, प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव की व्यवस्था तो हो लेकिन बीच में भी जनता निषेधात्मक कार्यवाही कर सकती है। दूसरा, विरोधी पक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता। देखिए, अंबेडकर जी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि तीसरी शर्त यह है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए कानून एवं शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। ठीक है, शासन दल अपने दल के सदस्य की बात माने तथा अन्य दल की बातें न माने, ऐसा करना ठीक नहीं। अपने दल का कोई साथी अपराधी हो, उसको छुड़ाने के लिए शासन दल का कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को तबादला कराने की धमकी दे तो यह भी उचित नहीं है। अर्थात शासन व्यवस्था भेदभाव रहित होनी चाहिए। शासन चलाने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हों वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों। कर्मचारियों का चयन निष्पक्ष रूप से हो और शासन पद्धति विकृत पद्धति नहीं रहे। राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में अंतर रहे तथा सभी मंत्री जनता के साथ न्याय करें, मर्यादा का पालन करें। अर्थात प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता तीसरी शर्त इन्होंने बताई। क्या कहा कि यह कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। यद्यपि छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रहती, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ अधिक कहना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। शासन करते समय सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें, जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हो। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद करता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं कि कोई कानून ऐसा बना दिया गया कि बिना लाइसेंस के ये व्यापार नहीं, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वे किस रंग की टोपी पहने हुए हैं। यदि वे ऐसी टोपी पहने हुए जो उसे अच्छी लगती है तो उसे निश्चय ही हो जाता है कि वह उसकी टोपी का आदमी है, अर्थात उसके स्टैंडर्ड का, उसकी कैटेगरी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हैं, या कहने का तात्पर्य अपनी पार्टी के महत्व लोगों के लिए कुछ भी करना, और दूसरी पार्टी पर वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। जब हम एकदम और आगे बढ़ें और देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब इस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं क्योंकि मेरी पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह कहता है कि यदि आपको मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला कहीं दूसरी जगह करा दूंगा। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था
और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध थी। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती है तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती है। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता है। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते हैं। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदला। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए 5 वर्ष चुनाव की व्यवस्था कही, विरोधी पक्ष वालों को महत्व दो, प्रजातंत्र की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। देखिए, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता के लिए उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए अब कानून एवं शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। शासनकाल अपने दल के सदस्यों की बात माने या अन्य दल की बातें न माने, ऐसा करना ठीक नहीं है। अपने दल का कोई आदमी अपराधी और उसको छुड़ाने के लिए शासन दल का कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को तबादला कराने की धमकी दे तो यह भी उचित नहीं है। अर्थात शासन व्यवस्था भेदभाव रहित होनी चाहिए। शासन चलाने के लिए जो भी कर्मचारी नियुक्त हो, ठीक है, वे किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य न हो। कर्मचारियों का चयन निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष रूप से हो और शासन पद्धति विकृत पद्धति ना रहे। ठीक है, आज मैंने आपको 3 बातें बताई कि भीमराव अंबेडकर जी ने सफल प्रजातंत्र के लिए क्या क्या कहा। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे बेटा। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। डेली की वीडियो आप डेली सुनो, समझो। ओके बेटा, नेक्स्ट मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।